हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अभी तक हमारे पास गैसियस लॉज में हमने क्या क्या कर लिया है। बॉयल्स लॉ कर लिया है, चार्ल्स लॉ कर लिया है और गेलुजाक्स लॉ कर लिया है। गेलुजाक्स लॉ, बॉयल्स और चार्ल्स पे ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू गेलुजाक्स लॉ और आज एवगैड्रोज लॉ। ये सब बहुत नॉर्मल लॉज हो जाएंगे हमारे लिए। लेकिन हम एक काम करते, हमने एक हमेशा खजाने में कुछ क्वेश्चंस रखे हुए। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले ट्राई करेंगे जो बॉयल्स लॉ पे होंगे, चार्ल्स लॉ पे होंगे और गेलुजाक्स लॉ पे होंगे। लेकिन हाँ, लास्ट क्लास में गेलुजाक्स लॉ थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया था, तो इसलिए मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। और प्लस कुछ लोगों को संडे के टेस्ट में अपने पास पीपीएम और पीपीबी आ रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें उसको भी रिवाइज करा दूंगा आज के ही लेक्चर में। आइडियल गैस इक्वेशन करने के बाद मैं आज को रिवाइज करा दूंगा। ठीक है ना, आप उसकी टेंशन मत लो। समटाइम्स क्या होता है कि ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं सॉल्यूशन में पढ़ाऊंगा, बट अगर टेस्ट में आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, आप टेस्ट की टेंशन मत लो कि हाँ सर सिलेबस छूट जाएगा इसलिए मार्क्स नहीं है। ये गारंटी अपनी है। ठीक है ना, सिलेबस तुम्हारा हो जाएगा। मेरा सोचना था कि मैं सॉल्यूशन में जाके पढ़ाऊंगा, बट हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पक्का। अच्छा, मुझे किसने बोला कि सर लास्ट क्लास में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, ये तीनों चीजें हमने देख ली थी। गेलुजाक्स लॉ में बात कर रहे थे। अगर मैं सिंपल सा गेलुजाक्स लॉ पहले रिवाइज कराता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में किया है, तो आप सब लोग अपने पास गेलुजाक्स लॉ को ना एमेंटन्स लॉ भी बोलते। अब ये सब चीजें ना कि कौन कहाँ क्या, एमेंटन्स लॉ क्या है, भाई एनसीईआरटी में गेलुजाक्स दिया है, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ। सीधी सी बात है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। मुझे ना कोई मतलब यहाँ पे बैठ के गांव में वो ज्ञान दे रहे होते हैं कि पता है गेलुजाक्स का घर कहाँ था। अरे नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं जानना है। अब एमंटन्स का चाचा कौन था, क्या फर्क पड़ रहा है। भाई सीधी सी बात है, मुझे एनसीईआरटी में बोला जाता है गेलुजाक्स लॉ, मैं गेलुजाक्स लॉ पढ़ूंगा। सीधी बात, नो बकवास। मतलब मैं ऐसे स्प्राइट पी के आया नहीं हूँ, ठीक है ना। बट सीधी सीधी ये चीज़ जान रहे हो कि हाँ, मतलब कुछ लोगों का मैं कमेंट देख रहा था साइमंटन्स लॉ ये सब क्या था। अरे भाई नहीं जरूरत, लिखना है लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं। आपको गेलुजाक्स लॉ में एक सिंपल सी चीज़ जाननी थी कि सर आपका क्या रखना है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस केस में प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स भी लिख दूं साथ में तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। लास्ट क्लास से हम लोग ये बात करते आ रहे कि भैया जब भी टेम्परेचर लिया जाएगा कौन से स्केल में होगा, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन स्केल में, किस में होगा, केल्विन स्केल में। तो भैया देखो अपने पास, सर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या P इज इक्वल्स टू के इंटू टी। सर यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन करते dp बाई डी टी। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, k की वैल्यू क्या आ जाती, p बाई टी आ जाती। तो अब ये सब चीजें ना, कुछ चीजें आप खुद से निकालने की कोशिश करना। जब तक ट्राई नहीं करोगे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं इसको फिर से दोबारा एक बार देख लो, करवा रहा हूँ। फिर से किसने बोला कि नहीं सर, सर यहाँ पे p बाई टी क्या है, कांस्टेंट है। p बाई टी क्या है, कांस्टेंट है। और p बाई टी कांस्टेंट है, तो सर यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ p1 बाई t1, p2 बाई t2। और इसके भी ऐसे निकाल सकता हूँ, एकदम निकाल सकते हो। लास्ट क्लास में हमने बोला कि पहले दो में बॉयल्स और चार्ल्स में वॉल्यूम का टर्म था, इसलिए वहां डेंसिटी आई थी। यहाँ पे डेंसिटी का कोई लॉजिक नहीं बनता। रीजन की वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी भी इस केस में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं था। फिर हमने इसके ग्राफ्स देखने शुरू किए थे, तो ग्राफ देखना शुरू किया था तो मैं बहुत सारे ग्राफ बना सकता था। मैंने बोला था कि प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ अगर कैल्विन में है तो सर ये ग्राफ स्टार्ट तो 0 कैल्विन से होता है, लेकिन हम दिखाते नहीं है। फिर किसने बोला नहीं सर, अच्छा कुछ बच्चे ना देखो, अब कुछ कुछ चीजें जैसे मान लो मैंने ये लिखा है P इज इक्वल्स टू के टी। बेटा अब आपको ना कुछ चीजें थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा कि यार मुझे कैसे कर सकता हूं मैं। जैसे किसने बोला कि सर अगर ऐसा बना दे तो P इंटू 1/T का कर्व पूछ दिया जाए, तो थोड़ा ध्यान से देखना अपने पास। किसी बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि सर प्रेशर वर्सेस 1 बाई टेम्परेचर का ग्राफ बना दिया जाए तो कैसा होगा। मेरे सारे के सारे शेरों एक साथ बताना, एक साथ बताना। प्रेशर और 1/T इस रिलेशन से क्या दिख रहा है, प्रेशर इंटू 1/T क्या है, कांस्टेंट। अगर दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट था, उसका ग्राफ क्या होता है, याद करो अपने पास बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था। सर वो ग्राफ कैसा होता है, तो सर वो ग्राफ हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये सब चीजें ना, अब जैसे मैं ये नहीं बोल रहा, आपको इसीलिए बोला था मैंने कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, कुछ चीजें आपको भी साथ साथ सीखनी है कि हाँ सर। अब देखो किसने बोला सर ये बताओ, ये बताओ
प्रेशर बाई टेम्परेचर। सर प्रेशर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं डिपेंड करेगा भाई साहब। अगर आपने ये सारे ग्राफ्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स पे डिसाइड किए हुए हैं तो उस केस में सर प्रेशर चेंज करोगे टेम्परेचर खुद को फ्लक्चुएट कर लेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर को अगर डबल करोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो गेलू-जॉक्स लॉ ऐसी ऐसी बातें करेगा। तो ये सारे ग्राफ्स हो गए। फिर किसने बोला नहीं सर मैं तो लॉग भी लगाऊंगा। लगा लो भाई लॉग, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, लॉग तो लगाने के हम मास्टर बने पड़े हैं। ये देखो लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस लॉग टी। भाई ग्राफ बनाना है ग्राफ भी बना लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। बस मैं ये चाहता हूं तुम्हारा डर हट जाए। सर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलू-जॉक्स लॉ, मैंने बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन भी आपको दिखाया था नीट 2021 वाला। चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन, गेलू-जॉक्स लॉ का क्वेश्चन अभी बहुत दिनों से नहीं आया है, कभी भी आ सकता है। नीट 2023 में आ जाए या उसके बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। अब ट्राई क्या करना है कि सर हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जैसे मुझसे तीनों लॉज अब हो चुके हैं, मुझे अब तीनों लॉज हो चुके हैं, तो मैं तीनों लॉज को ना, मेरे लिए ये तीन लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ना देखो, मैं बार बोलता हूँ, कोई बोलता है सर थर्मोडायनेमिक्स में भाई फिजिकल केमिस्ट्री ना बदनाम भले ही न्यूमेरिकल से हो गई होगी, लेकिन न्यूमेरिकल ना कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैलकुलेशन नहीं आती है। यहाँ पे होता है कॉन्सेप्चुअली, जो फिजिक्स की तरह थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचा जाता है, उसको सोचना आपके लिए ज़रूरी है। आप ना बस वो सोचना शुरू कर दो। मुझे क्या बोला गया कि सर ये तीनों लॉज को ना मैं एक साथ अपने पास समराइज करता हूँ और मैं इसके बाद आगे चलूंगा और क्वेश्चंस आज खजाने में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने बोला बॉयल्स लॉ है, ठीक है, फिर मेरे पास कौन सा लॉ था? चार्ल्स लॉ था। एक काम करना मेरे साथ साथ ना, अगर हो सकता है तो आप ट्राई करना इसको लिखने की, क्योंकि मैं साथ साथ अपने पास ये लिख के ट्राई करते, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और ये हो गया मेरे पास गेलू-जॉक्स लॉ। अब यहां पे पहली चीज, सर ये सारी की सारी चीजें देखो, इसमें क्या कांस्टेंट है? इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। इसमें टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। सर यहाँ पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर PV इज इक्वल्स टू K था। PV इज इक्वल्स टू K। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू के टी, या फिर V बाई टी इज इक्वल्स टू के। देखो यहां देखोगे तो क्या कांस्टेंट है? सर यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। सर ये देख लो आप, ये विद इन सेकेंड लिख लो, हो गया आपका काम। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज इक्वल्स टू के इंटू टी, या फिर P बाई टी इज इक्वल्स टू के, हो गया। ऐसे बना दो। अब यहां पे थोड़ा सा काम की चीज देखते हैं। मुझे ना तीनों में इसका ग्राफ देखोगे P और V का, मैं सिंपल सिंपल से पहले ग्राफ बनाता हूं P और V का, तो सर ये क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? कांस्टेंट। लेकिन किसने बोला नहीं सर यहाँ पे आपने P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाया होता तो वो कैसा आता है? ऐसा आता। क्यों? क्योंकि P इंटू 1/V का ग्राफ बनाते, K इंटू 1/V, तो सर ये ग्राफ क्या आता? Y इज इक्वल्स टू mx का आता। सिमिलरली सर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ, अगर भाई साहब टेम्परेचर केल्विन में है, टेम्परेचर अगर केल्विन में है तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा, लेकिन जाएगा रियलिटी में इतना जाएगा नहीं। स्टार्ट तो हो जाएगा जीरो से, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा नहीं। ऐसा होगा? किसने बोला नहीं सर मैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनाना है? भाई जितना वेरिएशन लेके आना है लेके आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 1/T से बनाना है, 1/T से बनाना चाहते हो 1/T से बना लो। सर इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा? फिर ऐसा आ जाएगा। रीजन कि सर V इंटू 1/T इज वॉट? कॉन्स्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसने बोला नहीं सर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए। प्रेशर और टेम्परेचर अगर केल्विन में दिया हुआ है तो इसका भी ग्राफ स्टार्ट तो होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। फिर किसने बोला नहीं सर प्रेशर इंटू 1/T का ग्राफ बनाइए। सर प्रेशर इंटू 1/T का ग्राफ देखेंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये चार्ट को ना आगे कंटिन्यू करना है। मैं तुम्हें एक पेज में, देखो फिजिकल केमिस्ट्री कैसे आसान की, ये चार्ट ना अपने को आगे कंटिन्यू करना है। मैं इसी में आगे कंटिन्यू करूंगा कि भैया क्या क्या और ऐड हो सकता था। तो सर देखो यहाँ पे सेम चीज मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सर यहाँ पे PV कांस्टेंट था, इसीलिए आपने क्या किया था? dp बाई dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? -P/V, या फिर इसको अलग अलग तरीके से लिखा आपने -K/V², या फिर -P² K।
यहाँ पे क्या है, तो सर यहाँ पे v इज इक्वल्स टू के टी था, तो यहाँ पे dv बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, के। कब सर, जब प्रेशर कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट था, एंड दैट इज इक्वल्स टू v बाई टी। सर यहाँ पे सर प्रेशर इज इक्वल्स टू k इंटू टी था, सर dp बाई डी टी क्या हो जाएगा, dp बाई डी टी इज इक्वल्स टू k या फिर p बाई टी। देखो सर जो पढ़ा है ना सब कुछ आज तीनों को एक साथ पैरेलली रिवाइज करा रहा हूँ, रीजन कि यही 3 लॉज है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सर आपने लास्ट क्लास में क्या किया नहीं किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ ये जरूर कर लोगे तो अपना सारा का सारा, सर ये सारे तीनों के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का ना एक पेज में आगे और पीछे में खत्म हो जाएगा पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर शॉर्ट नोट साथ साथ में बना लिए तो, ठीक है ना, फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी आज ही करोगे, क्वेश्चंस भी देखोगे, तुम्हें पता चलेगा, मजा भी आएगा कि यार क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ये देखो अपने पास ये सारी चीजें आ गई। फिर किसने बोला नहीं सर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा कलर बदल बदल के लिखूंगा, लिख भाई नोट्स बना अच्छे से, तेरी मर्जी है, तू अपने हिसाब से बना। किसने बोला नहीं सर इसमें लॉग के टर्म्स में लिखूंगा, लॉग के टर्म्स में लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल्स टू के हो गया। अब ये सब चीजें करते रहो, यहाँ पे log v इज इक्वल्स टू log k प्लस log t हो गया। सर यहाँ पे log p प्लस log k प्लस log t हो गया। अब आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहे, जैसे ग्राफ बनाना चाहे इसका ग्राफ बनाइए, उसका ग्राफ बनाइए, उसका ग्राफ बनाइए, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे बोला गया log के टर्म्स में ग्राफ बनाइए, बना लो अपने हिसाब से, पक्का। तीनों लॉज में ना, तीनों लॉज में एक दो चीजें ध्यान रखना। तीनों लॉज के केस में इसके ग्राफ में इसका ग्राफ कहाँ था, इसके ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म ग्राफ। क्यों? क्योंकि सर टेम्परेचर कांस्टेंट है और सारे ग्राफ्स हैं। यहाँ पे हमने देखा भी था कि सर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ जब बनाएंगे, अगर आपको 2-3 टेम्परेचर दिया जाएगा T1 T2 T3, तो उसके लिए हमने लाइन पढ़ी थी कि ऐसे पैरेलली खींच दो, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे T1 T2 T3। सर इसका ग्राफ भी आपको, अब ये सब चीजें ना आप थोड़ा सा ऐड कर लेना अपने पास। सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ था, एक अपने पास P1 टेम्परेचर पे था, एक P2 पे था, एक P3 पे था। ये ग्राफ्स क्या कहलाते हैं, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। सर इसमें क्या होता था, प्रेशर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे, प्रेशर और वॉल्यूम क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। मतलब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। किसने बोला नहीं सर इसका बताओ, तो इसके में भी आ जाओ अपने पास। इसके में क्या करो, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ लो अपने पास, अलग अलग ग्राफ बना के देख लो। यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है। सर अब फिर से देख लो। किसने बोला सर एक काम करते हैं ये वाली लाइन खींच देते हैं, खींच दो अपने पास। इसमें देखो, अब देखो अपने पास इसका प्रेशर क्या है, ज्यादा, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो सर फिर से V1 लेस देन V2 लेस देन V3 करते रहो। कॉन्सेप्ट आपके अगर स्ट्रांग है ना, अगर आपने बेसिक्स मेहनत कर रखी है, अगर आपने बेसिक्स पे मेहनत ज़्यादा कर रखी है ना, तो बेटा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रियल लाइफ में। तो अब मैं इसमें अलग अलग वेरिएशन बोल दूं, कुछ भी करूं, आपको डर नहीं होगा। रीज़न आपको एक शॉर्टकट पता है कि भैया हमेशा एक वर्टिकल लाइन खींच दो, एक चीज़ कॉन्स्टेंट करो, फिर उनका आपस का रिलेशन देख लो, पक्का। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब आते हैं कि सर एक तो हो गया ग्राफ वाइज क्वेश्चन। देख बेटा ये क्वेश्चन, ये चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इनके ग्राफ के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब ग्राफ के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आ ही जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ग्राफ की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मेरे पास खजाने के कुछ क्वेश्चंस लाता हूं मैं तुम्हारे लिए, और तुम उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तुम थोड़ा सा ट्राई करो। आज मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग कुछ कुछ ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में गलत होगा, होने दो, सीखना जरूरी है। हमने मैं बार बार बोलता हूं अपने को, बार बार हम लोग बात भी कर रहे होते हैं इस बारे में कि भैया प्रैक्टिस करने के लिए ना, प्रैक्टिस मैच में 0 पे आउट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ नीट वाले मैच में ना भैया टॉप करना है, अपने को टॉप करना है। छोटा मोटा टारगेट है ही नहीं अपना, सीधा सीधा एम्स का टारगेट रखते, और एम्स का टारगेट अचीव करने के लिए कुछ नहीं, यही सब कुछ कर रहे होते बच्चे। बस जो टॉपर होता है वो कुछ ऐसा थोड़ा ना कोई भाई बहुत बड़ी बड़ी बुक सॉल्व कर रहा है, नहीं, वो इतने लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है ना आज के टाइम पे। मतलब कभी कभी जैसे ऑफलाइन में बच्चों से कुछ कुछ बात होती रहती है, तो इनका ये होता है कि सर आपने इस साल का पेपर देखा है, नीट 2022 का पेपर आपने फेस किया है, आपको भी पता है, आपको इसी चैप्टर के 2 क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप विद इन सेकेंड कर सकते थे।
आपसे गलतियां हुई हैं, इवन कि फिजिकल का हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन, मैं क्योंकि फिजिकल पढ़ा रहा हूं, मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन दिखा दूंगा। केमिस्ट्री का भी अगर बोलो, हर एक क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से, तो भैया बहुत हाई फाई बात नहीं कर रहा है वो लोग। सर लास्ट के ना 5 ईयर से आपने जैसे आपने कभी किसी एग्जाम को एनालाइज करके देखा करो, उससे ना आपका एंगल चेंज हो जाता है। एज ए टीचर मैं क्यों बोलता हूँ बार बार कि भाई इतना ही बेसिक्स आएगा, पढ़ने को पढ़ा दूं मैं कुछ भी कि हाँ भाई साहब मरकरी कॉलम की हाइट इतनी ज्यादा उतनी ज्यादा, उससे क्या प्रूव हो जाएगा? उससे ये प्रूव हो जाएगा कि सर बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाते हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, इतना पता है। मैं बहुत सारे लोग बच्चों का ना आता है कि सर वो मरकरी कॉलम का क्वेश्चन कर, अबे मरकरी कॉलम का क्वेश्चन आता ही नहीं है तेरी लाइफ में, और आएगा भी तो फिजिक्स में पढ़ेगा ना भाई, मैं क्यों पढ़ाऊं? दूसरा, आप ना कभी भी जैसे मैं जैसे यूपीएससी एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा, एक यूपीएससी एग्जाम मतलब इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है। उसमें वो लोग अगर उसका एनालिसिस देखोगे तो उसमें लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं पढ़ते क्योंकि एनसीईआरटी बोरिंग है। सिमिलरली यहाँ पे है, सर ये सब कुछ ना जैसे एमंटन्स लॉ, भाई नहीं मुझे डर ही नहीं है इस बात का। रीजन कि नीट वाले या एनटीए वाले जब क्वेश्चन पूछते हैं उनको पता है कि भैया एनसीईआरटी से, अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया इस साइंटिस्ट का नाम तो जबरदस्ती नाम नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ ट्राई करो, बेटर है कि अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करो, छोटी छोटी चीजों की ना खूब सारी प्रैक्टिस करो। मान लो जैसे मैंने ये लिखा, अब सोचो ना एज ए टीचर मैं नहीं भी लिखता तो काम चल जाता, लेकिन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपके अंदर एक आदत आ जाए। आप ना एक आदत डाल लो अपने अंदर कि भैया मुझे लिख लिख के ट्राई करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिख के ट्राई करने, एक पेज लेना है, उस पर 3 लाइंस बनानी है, सर बॉयल्स लिखना है, चार्ल्स लिखना है, गेलुजाक्स लिखना है। सर हो सकता है तो सर के साथ शेयर करूंगा या दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, देखूंगा कैसा मुझे लग रहा है, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये सब चीजें हाथ डालो पक्का। चलो तो खजाने के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आज देखते हैं कौन कौन अटेम्प्ट करता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन मेरे पास पड़ा हुआ है, बोल रहा है कि 400, वीडियो पॉज करके आराम से अटेम्प्ट करके देख लिया करो। 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया गया है, कूल किया गया, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो पहली चीज क्या करेंगे हम लोग, चलो जो लोग कर चुके हैं अपना अपना आंसर मैच कर ले, जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं ये देख लो। V1 कितना है 400 ml, T1 कितना है 300 केल्विन, V2 अच्छा मैंने 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है, मना भी किया है भाई साहब, देखो इसलिए बोलते हैं ना, अगर -3 डिग्री सेल्सियस किसने पुट किया होगा उसका वॉल्यूम आएगा निगेटिव में। भाई नहीं करना है वो सब हरकतें, वो सब हरकतें नहीं करनी है। V2 अपने को नहीं पता, सर T2 पता है कितना 270 केल्विन, निकालेंगे 400/300, और ये कितना हो गया V2/270, तो V2 कितना हो गया 4/3, दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 360 ml। पहले वॉल्यूम कितना था 400, बाद का वॉल्यूम कितना हो गया सर 360 ml। कॉन्ट्रैक्शन कितने का हो गया सर, कितने से वॉल्यूम छोटा हो गया, पहले 400 वॉल्यूम था, 400 था, अब 360 हो गया, तो 40 ml क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या है हमारे लिए सेम है, तो देख लो अपने पास, ये देख लो कैसे कैसे हो सकता है, पक्का श्योर हो। कुछ लोग क्या होंगे हड़बड़ी में जो कर रहे होंगे वो फोर्थ ऑप्शन भी टिक कर देंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ एग्जाम हॉल में आपके पास देखो कुछ लोग एलिमिनेशन करेंगे, पता चला फोर्थ ऑप्शन टिक करके बैठ गए कि सर देखो सर मजा आ रहा है। भाई ये नहीं करना है, ये सब हरकतें नहीं करना है, अदरवाइज एग्जाम हॉल में आता हुआ क्वेश्चन अपने लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा, ठीक है। चलो अब मुझे किसने बोला कि सर एक क्वेश्चन और कराओ, देख भाई खजाने का अगला क्वेश्चन, अब देख कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसे देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही चल रहा है। सोचो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, अब तुम खुद से सोचो, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम हॉल में तो आदमी देखते ही पहले डर जाता है, अबे यार ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्या दिया गया है। जो लोग करना चाहते हैं आराम से करिए, और जो लोग समझना चाहते हैं प्लीज आप क्वेश्चन को एक बार सही से रीड कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भैया मैक्सिमम प्रेशर दिया हुआ है, शुरुआत का प्रेशर दिया हुआ है, P1 कितना दिया है 12 atm, T1 दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, मैक्सिमम प्रेशर P मैक्सिमम दिया हुआ है कितना 14.9 atm। क्या निकालना है, टेम्परेचर जहां एक्सप्लोड कर जाए T2 निकालना है, सीधा सीधा P1/T1, P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2, आंसर निकाल लो, T2 निकालना है क्या हो जाएगा, T2 इज नथिंग P2 T1 अपॉन P1, P2 की वैल्यू कितनी है 14.9, T1 की वैल्यू कितनी है 300,
डिवाइडेड बाई ये 12 हो गया। 12 से इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 टाइम्स, और ये 25 हो गया। 14.9 इंटू 25 डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 25 इंटू 14.9, 25 इंटू 9 225, और 225 5 टाइम्स 22, 4 122, तो और ये इतना केल्विन आ जाएगा। 372.5 केल्विन आ जाएगा। पहले 300 केल्विन था, बाद में कितना हो गया? 372.5 केल्विन। आंसर लेकिन 372 केल्विन नहीं है, आंसर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा? T2 की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा सर? -273 करूंगा, अप्रॉक्सीमेटली 99.5 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 99.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते रहो, ये सर ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि ये सब चीज़ें कितना फास्ट फास्ट आप सोच सकते हो। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएंगे और यही सब आपको अटेम्प्ट भी करने होंगे, बस आपके ऊपर है आप जितना फास्ट इसको सोच पाओ। एग्जाम हॉल में जैसे अब देखो बताता हूँ, अब ये चीज़ मैंने आज लिखी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सामने आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मतलब नहीं सोच पा रहे या इंग्लिश में फंसे पड़े होंगे, इसलिए मैंने लिखा। अदरवाइज कभी भी एग्जाम हॉल में सीधा सीधा स्टूडेंट जो होता है एग्जाम हॉल में उसको बुलाया जाता है ये लिखो और सीधा सीधा आंसर निकालो। रीज़न भैया एग्जाम में किसी को ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस एग्जाम की यही अच्छी बात है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा आपने रफ वर्क में क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर मुझे पता चल गया, जैसे मैं ये माइनस करने गया, मुझे नहीं जरूरत थी इसकी माइनस करने की, मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कैसे आ गया। अदरवाइज मैं सीधा सीधा जानता हूँ 373 केल्विन क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, सर उसी के आसपास होगा तो 99 एक ऑप्शन है, उठा के पुट कर दूंगा। तो सर कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, कुछ चीज़ों को आपको सीखना है कि सर इससे मेरा कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी अप्लाई हो पाएगा। और ये सब चीज़ें ना विद इन ईयर आपको पूरा का पूरा अप्लाई यूज सीख के एग्जाम में जाके फोड़ के आना है पूरा एग्जाम, पक्का। चल भाई नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, ये क्वेश्चन अपने पास ट्राई कीजिए सब लोग, एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर सही से करो तो तुम्हें शायद कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं सीरियसली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनका आंसर विद इन सेकेंड आ गया होगा इसका। जिन लोगों ने भी किया होगा उनको पता है कि यार कुछ नहीं। एक बात बताओ, प्रेशर को कितना डिक्रीज किया है आपने? 5 से कितना डिक्रीज कर रहे हो? सर प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात चल रही है। अगर प्रेशर को आपने 5 टाइम्स कम किया है, 5 एटीएम से आपने कितना कर दिया? 1 एटीएम कर दिया है। तो सर अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 10 लीटर से सर ये 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इसको डिवाइड किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। और मुझे नहीं लगता जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसको पेन भी चलाने की जरूरत पड़ेगी। और ये आदत अगर तुम में से बहुत सारे लोग आदत डाल चुके हो ना बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मुझे तो कुछ कुछ चीज़ें पता चल रही होती हैं, ठीक है, अब ठीक है रिकॉर्डेड में है तो उतना ज़्यादा हम कमेंट वो नहीं हो पाता, लेकिन हाँ मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स देख के या कुछ लोगों की बातें सुन के पता चल रही है भैया ये आदत डाल लो। इसको बोलते हैं स्मार्ट डॉक्टर बनना, कि भैया ये एग्जाम हॉल में देखो, अब तुम बोलोगे सर इससे तो हर एक जगह नहीं होगा, हर एक जगह नहीं होगा, लेकिन अगर 50 में से 10 क्वेश्चन तुमने इतने फास्ट कर लिए, तुम ये सोचो ना तुम्हारा एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई चलेगा। तुम ये सोचो तुम बगल वालों से कितनी हाई स्पीड में चलोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, अरे लगे पड़े हैं P1 V1, अबे नहीं जरूरत है भाई, हमें उतना भी टाइम नहीं देना, इस क्वेश्चन को उतना भी टाइम नहीं देना। मैं सीधा सीधा आंसर बोलूंगा भाई 50 लीटर हुआ, और मैं लिखूंगा भी नहीं सीधा, क्योंकि प्रेशर को आपने 5 टाइम्स डिक्रीज किया, वॉल्यूम क्या होगा? 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सीधा सीधा आंसर लेके आओ। नेक्स्ट देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर ये क्या है कि सर बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड। मतलब अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, अब डिफिकल्ट लग रहा है भाई साहब। ये सर देख रहे हो एक्सपेल्ड वाली बात कर रहा है, हवा निकाल देंगे, कहाँ से निकाल देंगे भाई साहब? पढ़ो ध्यान से पहले ना, कोई भी नया क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। मेरे पास एक ही चीज़ सबसे बेस्ट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जब क्लास में एग्जाम हॉल में बैठे ना, उसको नया कुछ दिखे ही ना, उसको लगे बे यार सर ने इसका ही मजाक उड़ा रखा है, ठीक है ना, ये भी सर ने ये वाले क्वेश्चन भी सर ने कराए थे, बोले थे इससे डरना मत। देखो क्या है,
वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल ऑफ 300, मतलब एक वेसल है, एक बर्तन है, उसके अंदर 300 ml का बर्तन है, उसमें हमने टेम्परेचर रखा, उसकी हीटिंग करनी शुरू कर दी, 27 डिग्री सेल्सियस से कहाँ लेके गए, 37 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। पानी गर्म करते हो ना, तो पानी गर्म करते हो तो क्या होता है सर, देखा होगा ना, वेपर्स बाहर निकल रहे होते, तो वही एक्सपल्सन की बात कर रहा है वो। एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि सर एक काम करते हैं, आपका वॉल्यूम V1 कितना है, 300 ml है, 300 ml है सर। T1 कितना है, 300 कैल्विन है, 27 तो लूंगा ही नहीं क्योंकि वो पाप है फिर। T2 कितना हो गया, 310 कैल्विन हो गया। कैलकुलेट कर लेना भाई साहब, 27 में 273 ऐड करना, 37 में 273 ऐड करना, V2 निकालना है सर। सीधा सीधा V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। सर यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ गई सर, 300 अपॉन 300 इंटू कितना आ गया अपने पास, 310, तो ये कितना आ गया, 310 ml। सर एक बात बताना, फाइनल वॉल्यूम हीटिंग करने के बाद कितना आ रहा है, 310 ml। बर्तन तुम्हारा कितना बड़ा है, 300 ml का, तुम्हारा वॉल्यूम कितना हो गया, 310 ml। तो भाई औकात से ज़्यादा थोड़ी ना अपने पास रख लोगे। अगर बर्तन अपने पास 5 लीटर का है, 5 लीटर से ज़्यादा अगर आ गया गैस, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बाहर ही निकलेगा। कितना बाहर निकलेगा सर, 300 ml आपकी कैपेसिटी थी, आप में कितना वॉल्यूम हो गया, 310 ml। तो सर एयर एक्सपेल्ड कितना होगा, एयर एक्सपेल्ड कितना होगा, एयर एक्सपेल्ड कितना होगा, 310 माइनस 300, कितना एक्सपेल हो गया, 10 ml। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। लेकिन भाई साहब ये भी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा, इसीलिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपने को अलर्ट मोड पे चलना होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन को करने जाओ तो वहां पे ऐसा नहीं कि बस भिड़ गए ऐसे ही कुछ भी कर रहे। सर हर एक क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक निकालो, सोचो कि हाँ यार एयर एक्सपल्शन क्यों हुआ होगा, क्यों एयर बाहर जाएगा। भाई 300 ml था, तुमने अब वाटर को हीटिंग करना शुरू किया, भाई पानी अपने से ज़्यादा औकात में आ गया, वॉल्यूम में आ गया, तो क्या करेगा, बाहर ही निकलेगा। निकलने दो, कितना निकलेगा सर, 300 ml तक तो रहेगा, 310 हुआ मतलब 10 ml बाहर जाएगा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो खजाने का, और नेक्स्ट क्वेश्चन खजाने वाले क्वेश्चन को देखना और अब की बार आसानी से करने की कोशिश करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से किया जा सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अब 10 ग्राम मास दिया है। जो लोग कर सकते हैं कर लीजिए, जो लोग अभी सोच, देखो क्वेश्चन में ना जानबूझ के ये 10 ग्राम मास दिया हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है। सर कुछ मास का कुछ तो होगा ना सर, कुछ बच्चे होते हैं ना भाई, कुछ तो होगा एग्जाम में तभी तो मास दिया है यार, कुछ तो लगाऊंगा मैं, कुछ तो लगाऊंगा। भाई लगा दे, बस तेरा वेट कर रहा है वो। भाई याद कर स्टेटमेंट क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होना चाहिए। तो फिक्स्ड अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, तो 10 ग्राम को लेके सोचने मत लगना एग्जाम हॉल में कि 10 ग्राम क्या दिया है, क्या क्यों दिया है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। भाई मत करो कुछ भी, जितना करना है उतना ही करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती का कुछ भी दिया है लगे लगाने कि हाँ भाई साहब कि ना ना 10 ग्राम का कुछ तो यूज होगा, कहीं डिवाइड कर ही देते हैं कुछ ना कुछ। भाई नहीं करना है आपको। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि सर मेरे पास क्या चीज़ दी गई है, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम फिक्स्ड है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है, तो सर आपको क्या बोला गया है, टेम्परेचर T1 कितना है, 273, कितना हो गया अपने पास, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, 546। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया 0 डिग्री, T2 भी कितना आ गया, 0 डिग्री मतलब 273। सर अब सिंपल सा बोला गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब P1 कितना है, 1 atm है, तो P2 बताएंगे कितना होगा। सर P2 निकालना है सिंपल सा, P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2, और मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत आएगी किसी को। 1 अपॉन कितना हो गया, 546, 1 अपॉन 546 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन 273। तो 273 से ये 2 टाइम्स हो गया, P2 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 atm हो गया। तो सर ये सब देख लो, 1/2 atm, बस। क्वेश्चन सर बहुत ही इजी सा होगा, लेकिन लोगों को डर लग जाता है न्यूमेरिकल्स पढ़ते पढ़ते ना, ऐसा लगता है भाई पता नहीं क्या, कुछ ऐसे भी होंगे 10 एटीएम से कुछ तो करेंगे। करो भाई, नहीं कुछ करना आपको, जहाँ बोला जाए उतना ही कीजिए, ट्राई कीजिए जितना हो सकता है। तो गेलुजाक्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे बॉयल्स लॉ हो, तीनों में अपने पास बेसिक लैंग्वेज यूज़ कीजिए कि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास गिवन है, रहने दो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, कुछ भी दिया होता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पक्का। नेक्स्ट देखना अपने पास,
अब मेरे खजाने में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-ज़ाक्स लॉ, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब एक काम करते हैं, मेरे पास एक छोटा सा लॉ और बचा है, उसके बाद फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन पे जाएंगे और फिर थोड़ा सा जो सॉल्यूशन का पार्ट छूटा हुआ है आज उसको करेंगे, ठीक है ना। आई होप आज मैं थोड़ी लंबी क्लास ले पाऊँ, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि हाँ यार एवगैड्रोज लॉ ऐसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी कराया था, बट फिर भी अभी दोबारा हम लोग बात कर लेते हैं उसके बारे में। और वो क्या है, तो सर एवगैड्रोज लॉ क्या कहता है, एवगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि सर याद करो हमने कुछ ऐसा लिखा भी था, एवगैड्रोज लॉ। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कर देंगे तो सर वॉल्यूम ऑफ गैस, volume of gas is directly proportional to, volume of gas is directly proportional to, directly proportional to, directly proportional to नंबर ऑफ मोल्स। मतलब अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे, सर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कर देते हो आप, टेम्परेचर एंड प्रेशर कर देते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब ये लॉ नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता था, याद करो हमने पढ़ा हुआ है शायद कि सर एट 1 atm प्रेशर, at 1 atm pressure and 273 Kelvin, सर याद करो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होता था कि सर कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे उसकी वैल्यू कितनी लेते थे, 22.4 लीटर्स। याद करो हमने इवन इसकी अलग अलग कंडीशन पढ़ी थी, अगर 1 बार प्रेशर लेता था, अगर मैं 1 बार प्रेशर लेता था एंड 273 केल्विन लेता था तो याद करो ये सेम चीज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके इक्वल होता था, 22.7 लीटर। सर एक बात बताना, ये जो स्टेटमेंट बोला गया यहाँ प्रूव नहीं हो रहा, कैसे? अरे सर सीधी सीधी सी बात है, एक बात बताओ, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 है तो 10 मोल का होगा तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। मोल कॉन्सेप्ट में यही तो सीखा था, सेम चीज यहां लगा दो। किसने बोला सर 50 मोल का निकालना है तो 50 मोल से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह की चीजें हम आसानी से कर सकते थे पक्का। तो ये चीजों को देख लो कि भाई ये कुछ नहीं नया, कोई लॉ नहीं दिया, एवोगाड्रोस ने वही सारी बातें करी। इवन इसमें एक और कंडीशन थी, याद करो, कितने लोगों को याद आ रहा है ये कि सर 1 atm प्रेशर ले ले और 298 केल्विन ले लेते हैं तो सर वॉल्यूम जो था 1 मोल का, 1 मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस किसके इक्वल था, 24.7 लीटर्स। बस करते रहो, लेकिन ये सारी चीजें ना अपने को करनी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस ये जानना है कि हाँ भाई पिछला कुछ याद आ रहा है सब कुछ। तो एवोगाड्रोस लॉ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में नहीं है, रीज़न कि यहाँ सीधा सीधा उसका एप्लीकेशन है। मेजर जो लॉज हैं जिनके ग्राफ्स बनने हैं, जिनके क्वेश्चंस बनने हैं, वो 3 थे और वो तीनों लॉज हमारे फिनिश्ड हैं। अब इनको तीनों को मिला देते हैं ना हम लोग, इन तीनों को अगर हम मिला देंगे, हम इन तीनों को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास देखो, मैं तीनों को एक बार समराइज करके एक नया लगाता हूँ और अपना नया टॉपिक बताता हूँ, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? जैसे मैं बहुत सारे लॉज दे दूं तुम्हें कि अरे ये भी फॉलो करना, केमिस्ट्री में ना ये वाली किताब फॉलो करना, ये किताब फॉलो करना, ये किताब फॉलो करना, तुम क्या करोगे? एक क्या करोगे, सबको मिला के एक नया जिस्ट बनाओगे कि सर ने ये चीज़ बोली है फॉलो करने की। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो, अब मोटिवेशन डेली ही होता है कि हाँ भाई थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मोटिवेट किया ही जा रहा है। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो उन्होंने एक ट्रिक बना ली है कि यार सर ने क्वेश्चंस करा रहे होते, सर की शुरुआती क्लास में, मतलब ठीक है तबियत थोड़ा डाउन था, अदरवाइज शुरुआती क्लास में सर क्या करते हैं 10-20 क्वेश्चंस कराते हैं, जाते जाते भी क्वेश्चंस कराते, कोई टॉपिक हुआ तो भी क्वेश्चंस कराते। तो आपको 1-2 चीज़ें पता चल जाती हैं पर्टिकुलर टीचर के बारे में कि यार ये सर ना पकड़ पकड़ के क्वेश्चन बहुत कराते हैं। अब वो हो सकता है मेरे लिए अच्छी बात हो सकता है किसी के लिए गलत बात भी हो, कोई हो सकता है सत्संग सुनने आया हो, फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का फील लेने आया हो कि सर कहानी सुनाइए, मतलब कहानी चलेगी, कहानी कैसे स्टार्ट की जाएगी? तो बेटा एक ज़माने में एक बॉयल्स थे, बॉयल्स जो थे बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी कि गैस के बारे में उन्होंने कुछ बातें बोली। इस तरह से कोई बात नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना ही इस तरह की हम बातें करते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका है, ठीक है ना, सबका अपना अपना। आप इनऑर्गेनिक में जाओगे तो वहाँ पे ऑब्वियस थ्योरी है, तो वहाँ पे ये कहानियाँ चलती हैं,
फिजिकल में यार क्या ही चलेगा अपने पास कि हाँ सर सीधा सीधा लॉज हैं, आपके फिजिकल लॉज हैं, आपके डेली लाइफ के लॉज हैं, पढ़ोगे जैसे हमारी सिंपल सा हम अपने लाइफ में फिजिकल लॉ तुम्हें बता दूं, तुम्हारी लाइफ का फिजिकल लॉ एक, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ इतना तुम जानते हो, तुम्हारी लाइफ का एक लॉ बता देता हूँ तुम्हारा, ठीक है, अपने नाम से लिख लेना, मेरे नाम से लिख देना, एक लॉ बताता हूँ। जितना जितना पेन जितना पेन अब लिखने में अपने को होता है ना कि जितना पेन या कॉपी आप जितना आप होता है ना, जितना आप यूज करोगे ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्कोर इन नीट एग्जाम। क्योंकि साइंस कभी भी बैठ के ऐसे किताब देख के नहीं पढ़ी जाती। साइंस पढ़ने का एक बेसिक रूल होता है, साइंस ऑब्वियस है इमेजिनेशन का गेम है, जब तक आप सोचोगे नहीं, चाहे वो बायो ही क्यों ना हो। बहुत सारे लोग मुझसे बोल देते हैं अरे सर बायो में तो किताब पलटना होता है। मैं पीसीएमबी का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि बायो में क्या हालत होती है। बायो में हम जब मतलब ठीक है मैं भी किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ता था, वहाँ पे मुझे याद है कि बॉटनी में जब स्टार्ट हुआ था कुछ ज़्यादा ही फेवरेट था, मेरा फेवरेट चैप्टर था प्लांट किंगडम। तो ठीक है मतलब ऐसा चैप्टर था जिसमें कभी भी मैं मतलब एनसीईआरटी मुझे याद है आज तक कि मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करता था मैं आराम से सो जाता था उसी के ऊपर। कितनी बार तो था नहीं सो जाता है कि बुक्स के ऊपर तो आदमी ऐसे दरारें बन जाती है, ऐसे लाइन बन जाती है चेहरे के ऊपर, सब पूरे मोहल्ले को पता चलता है किताब के ऊपर सोया हुआ है। तो ये एक बेसिक रूल है, अपनी लाइफ का रूल याद रखो, जितना पेन एंड पेज यूज करोगे, जितना पेन एंड पेज यूज करने वाले हो, जितनी कॉपीज भर दोगे, जितने प्रैक्टिस से अपनी शीट्स भर दोगे ना, आप समझ जाओ उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सक्सेस। ये सिंपल सा एक लॉ बता रहा हूँ। चलो अब मुझे आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, तो उसने बोला यार एक काम करो, ये इतने सारे लोगों ने रायता फैला रखा है। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है कि सर, बॉयल्स लॉ बोल रहा है कि सर ये देखिए, अब बॉयल्स लॉ ये भाई साहब है, अब ये बोल रहे हैं कि मैं अगर बोलता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये कब बोलूंगा, कांस्टेंट क्या रहेगा मेरे लाइफ में, सर कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। फिर किसने बोला सर चार्ल्स लॉ अलग बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ बोल रहे हैं। अब ये सब लोग अलग अलग ना अपना अपना स्टेटमेंट देके बैठे पड़े, तो सर ये क्या करेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर के कांस्टेंट क्या होगा अपने पास यहाँ पे, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। फिर आया गेलुजाक्स लॉ। ये लुजाक्स लॉ क्या बोलने वाला है कि सर मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सर यहाँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। फिर सर आए कौन से भाई साहब लास्ट में, हमारे फेवरेट एवोगाड्रोस लॉ, जिन्होंने हमारी जिंदगी में एक नंबर दे दिया था। तो एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ ने क्या बोला कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यार बहुत ज्यादा हो गया, इतने लॉज यार नहीं, इतने लॉज। अब गैस का चारों लॉज सारे चारों सही हैं, चारों सही हैं। फिर लोग दिमाग में कुछ तो नया लेके आओ, कुछ तो ऐसी चीज करो जहां पे यार ये अलग अलग ना पढ़ना पड़े। अगर मान लो बच्चे ने भूल गया बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ, तो एक ऐसा लॉ लेके आओ जो हर एक जगह आंख बंद करके आदमी लगा दे। इनको हम चारों को हमने क्या किया, कंबाइन करना शुरू किया। और अगर इन चारों को कंबाइन करना शुरू करें, अगर मैं इनको चारों को हम कंबाइनिंग दिस लॉज, पता है हमारे पास एक इक्वेशन आई एंड दैट फॉलोज ऑल, सारे के सारे लॉज वहां पे क्या होंगे, वैलिड होंगे। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। चलो एक एक करके हम सारे लॉज को प्रूव कर लेते हैं कि हमारे सारे लॉज इसमें वैलिड हो रहे हैं या नहीं। कैसे सर, एक काम करो, पहली कंडीशन देखो, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दो। आर अपने को पता है, ऐसे मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया हुआ, बट फिर भी अभी ऐसे मान लेता हूँ आर कांस्टेंट है, एन आर टी ये तीनों कांस्टेंट हो गए। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आता था, कांस्टेंट, किस में, बॉयल्स लॉ में। सर यहाँ प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एन कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया, मतलब चार्ल्स लॉ प्रूफ हो गया। सर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ गया। अगला वाला देख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है ही है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एन आ गया। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज नथिंग, इन चारों लॉज को कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट दिया गया, और इस पे अब सारी कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत होती है मेजर लोगों को कि सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में जो आर आता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज अपने को कुछ लोगों को बहुत परेशान करती है।
कुछ लोगों को उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। आर की दो चार वैल्यूज हैं, आपको जो मेजर याद रखना है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। सर ये देख लीजिए अपने पास। किसी को लगता हो कि सर इसका कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगता है, मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। इसको आप कैलकुलेशन करने के लिए 25/3 ले लीजिए तो ज़रा जल्दी हो जाएगा। 25/3 लेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बाकी 8.314 से भी आप कैलकुलेट कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैथमेटिकली आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अगर कहीं कैलकुलेशन फास्ट फास्ट करना है, आंसर जल्दी जल्दी बताना है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। पक्का? किसने बोला सर इसकी कैलोरी में देखोगे तो 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आती है। तो सर इसको आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। इसकी वैल्यू कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए। और लास्ट वन अपने पास एक 0.0821 आता है अगर लीटर एटीएम लिया जाए। अगर आपका लीटर एटीएम में यूनिट है, प्रेशर एटीएम में है, लीटर है, या लीटर एटीएम तो चलो बार में भी होगा ना तो भी इतना ही लेना, थोड़ा सा चेंज आता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं राउंड ऑफ करने के लिए बताता हूँ 1 क्या ले लीजिए, 12 ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। जैसे 1/12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान होगा किसी को, ऐसा नहीं कि अब इसको ये अब यही लेना है। 8.314 एग्जाम में दिया है तो 8.314 ले लेना, बस थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। आर की वैल्यूज हैं, आर की वैल्यूज को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम ऐसा शॉर्टकट यूज कर लेते कि सर इसको क्या ले लेंगे 25/3, इसको क्या ले लेंगे 2, इसको क्या ले लेंगे 1/12। अब कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, यूनिट्स का ध्यान रखना। सर ये कब यूज होगा मैं पहले अलग से बता देता हूं। सर ये जब यूज करते हैं ना, जब प्रेशर किस में दिया होगा, पास्कल में दिया होगा। प्रेशर किस में दिया होगा, पास्कल में, और वॉल्यूम किस में दिया होगा, मीटर क्यूब में। मतलब सब कुछ एसआई यूनिट होगा तो करेंगे। सर ये कब यूज करेंगे, जब प्रेशर किस में दिया होगा, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में दिया होगा, एटीएम या बार में दिया होगा, तो वॉल्यूम क्या ले लेंगे, लीटर्स में, तब यूज करेंगे। पक्का? तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। आप देखो आर की 3 वैल्यूज से मेजर मतलब रखो आप। बाकी अभी ये किलो जूल्स में लेके जाएंगे तो क्या होगा भाई, किलो जूल्स वो सब नहीं जरूरत हमें। किलो जूल्स में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 1000 से डिवाइड करोगे 10⁻³ आ जाएगा। तो ये सब चीजों को आप ज्यादा उसको भाव नहीं देना। आप ये शॉर्टकट ये एग्जाम हॉल में थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप ये यूज कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में जहां कैलकुलेशन टाइम ले समझ जाना, या तो आपका अप्रोच गलत हो रहा है या यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट मिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो आप अपने पास, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में हमने ये भी पढ़ा था PV = nRT। अब सर कुछ याद कीजिए, मैं आपको फिर से पिछले अपने पहले चैप्टर का कुछ कुछ बेसिक चीजें वहां से रिवाइज करा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन का। और इस साल का जो क्वेश्चन है आइडियल गैस इक्वेशन का, नीट 2022 का क्वेश्चन है, मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब वो क्वेश्चन आएगा इस बोर्ड पे ना, वो सब लोग, इस साल आपने गलती करी नहीं किया, क्या किया मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन अगर आपने चैप्टर सही से अभी पढ़ा है तो इस साल का क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओगे कि सर यस सर मेरे से ये क्वेश्चन हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है नीट 2023 का भी क्वेश्चन मैं आराम से करूंगा। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं बेटा, तुझसे कोई भी चीज फालतू की नहीं, बस ये काम की चीज देख। अब ये बात याद कर, PV = nRT था, याद करो हमने ऐसा पढ़ा था। सर n को क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते थे, वेयर गिवन मास W इज व्हाट, वेयर W इज गिवन मास ऑफ गैस, गिवन मास M इज मोलर मास। और यहां से मैंने एक दो चीजें निकाल ली थी, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैंने ऐसा लिख दिया था PM/W/VRT, और सर मास अपॉन वॉल्यूम को हमने बोला था कि हम क्या लिख देते हैं, डेंसिटी। और सर डेंसिटी ऑफ गैस, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, PM = DRT। और यहां से मैं लिखना चाहूं तो डेंसिटी ऑफ अ गैस निकालना चाहूं तो डेंसिटी ऑफ अ गैस किसके होगी, PM/RT। डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर, R क्या है कांस्टेंट, P क्या है प्रेशर। हो गया। तुमसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि प्रेशर कहीं जब डबल कर दिया, प्रेशर कहीं डबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर प्रेशर कहीं डबल कर दिया, मान लो कंप्रेस कर दिया किसी को लाके, तो ऑब्वियस डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। किसने बोला नहीं सर मास किसी गैस का ज्यादा हो गया, डबल हो गया आज से, तो मास जैसे ही डबल होगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम कर दिया, हाफ कर दिया, तो सर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, उस तरह से फ्लक्चुएट करना, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगी। बस
चीज़ों को रिलेट करना सीखो। इसके ऊपर हमने लास्ट मतलब मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ें और करी थी, मैं साथ में ही करा रहा हूँ सो दैट कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन साथ साथ में हो जाए। आइडियल गैस इक्वेशन फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कुछ याद करो, ये सब था। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज नथिंग सर, डेंसिटी ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ये सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने लिखा था, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने लिखा हुआ था, तो ये चीज याद करो। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, हमने ये निकाला था P इंटू मोलर मास ऑफ गैस RT डिवाइडेड बाय सर P ऑफ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस RT। ये किया था सर, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा और वेपर डेंसिटी फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सर सारी चीज़ें देख लो अब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे के पास पास पहुंच रही हैं। तो वेपर डेंसिटी आइडियल गैस इक्वेशन का मेजर यूज बता रहा हूँ। एक तो आर की वैल्यूज ध्यान रखनी है, दूसरा सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे, लेकिन हाँ साथ साथ में ये सब चीज़ें देख लो कि हाँ यार इसके और क्या क्या एप्लीकेशन है। सर आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी ऑफ गैस भी आ सकती है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला पीएम अपॉन डीआरटी था, पक्का। सॉरी पीएम इज इक्वल्स टू डीआरटी, ऐसे कर सकते हैं, श्योर हो। ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं, पिछली वाली सारे कर्मकांड अपने याद आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, अब मुझसे किसने बोला कि नहीं सर थोड़ा क्वेश्चन कराओ, चलो अब एक काम करते हैं। मैं न्यूमेरिकल से पहले ना इस तरह के थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन ना मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट कर लेंगे, निकाल भी लेंगे, बट ऐसा क्वेश्चन कोई देना शुरू कर दे, फिर क्या करने वाले हो। ऐसा कोई क्वेश्चन देना शुरू कर दे, फिर क्या करने वाले हो। सर एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसा कुछ किया जाए ना कि भैया प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ दिस इज रिड्यूस टू, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दी जाएं, तो उसके इसमें पता है क्या करना है। कोई भी चीज आइडियल गैस इक्वेशन का अभी आज ना मतलब जो बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि अरे सर इसमें ये चीज चल रही है, इसमें ये चीज चल रही है, भाई तुझे सब कुछ ही तेरा सब कुछ बहुत ही आसानी से खत्म होगा। बस ट्राई करना है जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है कि भाई क्वेश्चन सोचो समझो कैसे करना है, क्या बोल रहा है। पहले एक बात बताओ, पहली कंडीशन ले लेता हूं, शुरुआत का कंडीशन। अब जैसे कुछ भी बोल रहा है कि सर प्रेशर को क्या किया है, हाफ कर दिया गया है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है। जब मुझे नहीं कुछ आता ना तो मैं ऐसे लिखना शुरू कर देता हूँ, बच्चों वाला काम करना शुरू कर देता हूँ। टेम्परेचर को डबल कर दिया है तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा। अब तुम बोलोगे सर क्या क्या कैसे करो, अरे सिंपल सा एक लाइन लिखी है। एक चीज याद रखना, जब तक चाहे वो बड़ा से बड़ा ऐसे सिलेंडर लगा दे, गैस लगा दे। सर भी ट्यूब वाले भी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसमें पता चला इतने बड़ा ट्यूब, ये ट्यूब वो ट्यूब, 10 ट्यूब जोड़ देगा। अबे नहीं डरना है, क्यों, जब तक वो लीकेज नहीं बोलेगा ना, लीकेज नहीं वर्ड यूज नहीं होगा कि गैस लीक हो रही है, गैस एक्सपेल हो रही है, तब तक एक चीज याद रखना, गैस का मास या नंबर ऑफ मोल्स क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब इनिशियली भी नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे, फाइनल भी उतने ही होंगे। बस आपने क्या किया है, प्रेशर में चेंज किया है, वॉल्यूम में चेंज किया है या टेम्परेचर में चेंज किया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता होगा, लिख सकता हूं पीवी अपॉन आरटी, पक्का। तो सर इनिशियल आपने बोल दिया तो एक काम करते, इनिशियल मोल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल मोल्स लिख सकता हूं। अगर आपको लगता है तो आप उठा के डालना शुरू करो। इनिशियल मोल्स कितने हैं, पीवी अपॉन आर टी। फाइनल मोल्स कितने हैं, सर पी की वैल्यू कितनी है, p/2 है। सर p/2 है तो नीचे आ गया। सर v की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, v फाइनल ही तो नहीं पता, और सर v फाइनल निकालना है। और r टेम्परेचर कितना है, 2T, देख लो हो गया। अब सर अपने आप को कैंसिल आउट करते जाइए, जिसको जिसको लगता है प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट, सर आर से आर कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, बच क्या गया, सर वी फाइनल इज नथिंग, अगर देखें ध्यान से तो 4 टाइम्स वी है। सर वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल 4 टाइम्स वॉल्यूम। आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, अभी कोई भी क्वेश्चन दूंगा ना किसी भी टाइप का, जब तक ये वर्ड यूज ना हो कि सर इस पाइप में इधर से इधर गैस मिक्स हो रही है, वो
गैस मिक्सिंग का कंडीशन दे, कुछ भी दे। बहुत सारे लोगों ने, बच्चों को ना ऐसा डाउट जाता है, अरे सर ये कैसे हो। भाई एक सिंपल सा लॉजिक जान जाओ, जब तक गैस में कोई लीकेज वर्ड यूज नहीं कर रहा, आपको हमेशा नंबर ऑफ मोल्स क्या रखना है, शुरुआत का और बाद का इक्वल रखना है। इनिशियल और फाइनल इक्वल कर दो। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के क्या होंगे, पीबी अपॉन आरटी, बाद में निकाल के आंसर निकाल दो, पक्का हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का, कुछ भी आए ना, अपने को देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना पड़ेगा, तभी जाके हम एग्जाम हॉल में किसी भी टाइप के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऐसा नहीं इसको देख के बेहोश हो, अबे यार क्या सोचना है, कुछ तो दिया ही नहीं है। कुछ भी नहीं दिया तब भी आपका आंसर आएगा। कितना हो रहा है अपने पास, कितना हो रहा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है ना, वॉल्यूम कितना हो रहा है, 4 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लगा दिए, जबरदस्ती नहीं सोचना है भाई। देखो इसी में अब इस पे एक वर्ड लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग, थोड़ा ध्यान से देखना, आइडियल गैस इक्वेशन कहीं अपने पास है। अगर आपके पास शुरुआत का प्रेशर P1 है, V1 है, T1 है, ठीक है, आपने इसको उठाया और इसको उठा के लेके गए किसी सिस्टम में, P2 है, V2 है, T2 है, ठीक है, ऐसे कर दिया। मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। मान लो ऐसे कुछ सिलेंडर विलेंडर बनाया, कुछ भी बनाया, बोला कि सर इसका ना प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो गया। एक सिंपल सा लॉजिक क्या बताया तुम्हें, अगर गैस लीकेज वर्ड यूज नहीं होगा, 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 50 सिलेंडर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सब में क्या इक्वल करना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल करना। इसके नंबर ऑफ मोल्स बताना, इसके N1 मोल्स बताना, N1 किसके इक्वल होगा, P1 V1 अपॉन RT1 होगा। सर इसके मोल्स कितने होंगे, N1 क्यों लिख रहा हूँ, N लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, क्योंकि सर देखो अपने पास P2 V2 अपॉन RT2 होंगे, पक्का। और आपने सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां ट्रांसफर किया या इधर से इधर ट्रांसफर किया है, गैस लीकेज नहीं हुई है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। और PV1 P2 V2 अपॉन RT2, और सर ये R से R कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, और इसी को हम लोग बोल देते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल देते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। सर कुछ नहीं, अलग अलग तरीके से देखो। यहाँ पहली बार, इससे पहले जितने लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, उसमें क्या था, प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट कर रहा था, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ रिलेट हो रहा था, टेम्परेचर प्रेशर के साथ रिलेट हो रहा था, 2 लोग आपस में रिलेशन लेके आए थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों लोग आपस में क्या करके एक रिलेशन लेके आए हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, पक्का हो जाएगा सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सिंपल सा कुछ ट्रिक्स बताया मैंने। अभी क्या बोला आपको, आपको आंख बंद करके ना एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। जब भी क्वेश्चन दिया जाए, जब भी आपसे क्वेश्चन बोला जाए, तो आप सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ कि गैस अगर लीक नहीं हो रही ना, तो बाकी प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, गैस का नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस उसी का यूज करो, आंसर आ जाएगा, पक्का। चलो भाई एक काम करते हैं, अब अपने पास ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है। चलो अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आइडियल गैस इक्वेशन का आज ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बेटा कल भी क्वेश्चन मिलने वाले, क्वेश्चन तो आपके पास लाइन लगने वाली है, ठीक है ना। जिसका भी, बहुत सारे लोगों का जो डर होता है, फिजिकल केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन ही वही है, थ्योरी कम क्वेश्चन ज़्यादा, थ्योरी कम क्वेश्चन ज़्यादा, पढ़ो क्वेश्चन करो। देखो क्या होगा अपने पास, कैसा करेंगे, अपने पास 120 ग्राम है आइडियल गैस का, सर मॉलिक्यूलर मास दिया है, कैसे होगा यार ये सब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो क्या, करके दिखाओगे, प्रेशर पूछ रहा है, देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाँ देख रहे हो विनोद, हाँ क्या हो रहा है ये सब। सर पढ़ाते ही एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन बहुत सारा करा देते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं सर। हाँ चलो, हाँ थोड़ा सा अब सर की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सही हुई है, तो अब थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अब लंबी क्लास ली जाएगी और फिर से वही टॉर्चर चालू किया जाएगा, ताकि तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तब तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, पक्का। तुम्हारे सपने में आके तुम्हें ऐसे डरा के जाएंगे, बेटा उठ के क्वेश्चन कर, क्योंकि कोई अब अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना, सिर्फ सर मुझे देख रहे होंगे कि अच्छा हाँ टीचर को देख लेगा, कर लेगा, सर सही कर रहे हैं, हाँ कुछ होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होते हैं, सर सही कर रहे होते हैं,
यार ठीक ही, हाँ हाँ समझ में आ गया ऐसे। भाई ऐसा कुछ करेगा ना तो वैसे मैं सचिन की बैटिंग देख के मैं भी बोल सकता हूँ, मैं विराट कोहली से अच्छा बैटिंग कर सकता हूँ फिर तो मैं। ठीक है, क्योंकि मैं देख के बता सकता हूँ कि बेटा यहाँ पे ये शॉट मारना था। लेकिन रियल लाइफ में जब जाओगे ना तो पता चलता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, देखना नहीं है सिर्फ, आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, प्रेशर निकालना है। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। सर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर निकालना है, क्या होगा, एनआरटी बाई क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा। सर एन की वैल्यू कितनी है, सर एन कैसे होगा, तो सर 120 डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, 40 ग्राम। पक्का यही होगा। आर की वैल्यू क्या लूंगा, सर एटीएम में, ऑब्वियस ऑप्शन देख के एटीएम में पता चल रहा है। अब कोई बोलेगा सर हाँ देखो ध्यान से, ऑप्शन में प्रेशर किस में, एटीएम में, तो मतलब आर की वैल्यू कितनी लूंगा, सर 0.082 लूंगा। टेम्परेचर कितना दिया गया है, 400 केल्विन दिया गया है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया गया है मुझे, 20 लीटर दिया गया है। तो अब सॉल्व करना शुरू करो, ये कितना हो गया 3। सर अब इसको यूज़ करना शुरू करो, जिसको भी लगता है फास्ट फास्ट कर सकते हो करना शुरू करो। ये कितना हो गया 60 × 0.082। यार मैं इसका आंसर सीधा सीधा पता है, मैंने इसको क्या बोला, इसको मैं कितना ले लूँगा, क्योंकि यार कैलकुलेशन कौन करने जाएगा, 1/12 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 5 ATM। 5 ATM के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हो गया। जो लोग, जिन लोगों को लगता है आप कैलकुलेट करके भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करे करोगे, आपका आंसर तब भी 4.92 आएगा। मेरा आंसर 5 ATM आया, मैं अपना आंसर तब भी सही टिक करूंगा, मेरा आंसर तब भी सही आएगा, मेरा तभी भी एग्जाम में +4 ही आएगा। हाँ गधों वाला काम करना है कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं 1/12 करूंगा, आंसर आ जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो अपने पास। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो अब ये फास्ट करके दिखाइए आप सब लोग इसको ना। 30 सेकंड्स लो, मैक्सिमम 30 सेकंड, इसके लिए टाइम देता हूं, मैक्सिमम 30 सेकंड। वीडियो पॉज करो, फास्ट करके देखो इसको, मैक्सिमम 30 सेकंड्स, जल्दी। आंसर क्या आ जाएगा, जिन लोगों का आ गया होगा बहुत अच्छी बात है बेटा, आप फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। जिन लोगों ने भी कर लिया है बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप नोट्स कभी देखो तो आपको लगे कि हाँ सर ने ऐसा किया है। ठीक है ना, आप अपने एग्जाम हॉल में बैठोगे तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा आप सीधा सीधा ये लिखोगे, आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि हाँ भाई कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा हो बच्चा, कि हाँ भाई नहीं सर मुझे आराम आराम से, मैं इत्मीनान से कर रहा हूँ, तो इत्मीनान से करने वालों को आराम से आप लिखिए ऐसा कि वॉल्यूम में इतना चेंज हुआ, प्रेशर में इतना चेंज हुआ, टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, देख लो अपने पास। चलो अब एक काम करो, इस साल वाला क्वेश्चन कर ही दो यार। अब ये वाला क्वेश्चन देने से पहले मैं बता रहा हूँ, पेन एंड पेज लेके रेडी रहना, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ये वाला, कि कितने सेकंड में, टाइमर मोबाइल में नहीं स्टॉप वॉच होता है, टाइमर लगा के मुझे बताना। नीट 2022 का क्वेश्चन 20 सेकंड में हुआ, 30 सेकंड में हुआ, 40 सेकंड में हुआ, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करो, जो करना है करो, सही आंसर आना चाहिए, +4 आना चाहिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है गलतियों की। अगर आपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ लिया है तो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन मिलेगा। ट्राई करना कि सर ये वाला नीट 2022 का क्वेश्चन आप सब लोग देखते हैं कौन कौन कमेंट बताता है कितने टाइम में होता है। चलो भाई खजाने का अगला क्वेश्चन, नीट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट 2022 का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोला जा रहा है कि प्रेशर निकाल के दिखाइए, प्रेशर निकाल के दिखाइए। सब लोग आराम से अटेम्प्ट करके देख लो। जिन लोगों को लगता है भाई साहब ये क्वेश्चन में कोई हिंट मत देखो यार, फायदा नहीं फिर।
आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। सर ये क्वेश्चन आप सब लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में डाल के कि सर कितने टाइम में हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, क्या गलती हुई। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा देखो मैं एग्जाम हॉल में इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया, 1/12 लेके करूंगा तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। सॉरी सॉरी, 1/12 लेके करूंगा तब भी मेरा आंसर कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 5। और ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे राउंड ऑफ आसानी से यूज कर सकता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में आसानी से राउंड ऑफ यूज करके काम कर लूंगा। पक्का नीट 2022 का क्वेश्चन है, सोचो यार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी। बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन नीट 2021 का क्वेश्चन देखा इस साल एक, अभी इसके बाद वाले टॉपिक में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चन बताऊंगा भाई साहब। तुम्हें ना बार बार अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया है और चीज़ों को अपने अंदर चेंजेस महसूस किए हैं ना बेटा, अगर सही में महसूस हो रहा है चेंजेस ना, तो सही रास्ते पे हम चल रहे हैं। बस ट्राई करना कि बस इस बार सिलेक्शन चाहिए अपने को, किसी भी हाल में कैसे भी चाहिए। पक्का सर देख लो अपने को, ये एग्जाम हॉल में फटाफट विद इन सेकेंड करो। 0.0831 लोगे कोई फायदा नहीं होगा, आप सीधा सीधा 1/12 ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर मुझे अगली बार किसी एग्जाम में अगर मान लो मुझे बोला गया कि हाँ सर आप पेपर बनाइए, तो मैं नया कॉन्सेप्ट क्या डाल सकता हूँ, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और जानबूझ के ये चीज़ें बोली गई हैं। यहाँ देखो अपने पास सल्फर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, मतलब सल्फर का मोलर मास नहीं पता है। ठीक है, सल्फर हो सकता है S2 हो, S हो, S4 हो, S8 हो, जैसा भी हो। वॉल्यूम दिया है 780 ml, टेम्परेचर दिया है इतना इतना। अब ये कैलकुलेशन करवाएगा तुमसे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। जो लोग अटेम्प्ट करना चाहते, आप ना बस ये फॉर्मूला दिया है, इसी के ऊपर बस क्या किया कीजिए कि सर प्रेशर वॉल्यूम यहाँ क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर मोलर मास जैसे ही निकालेंगे आपको पता चल जाएगा सल्फर क्या है, कितना है। सर इसका मास 3.2 है। सर ये सब कुछ किस में दिया है, mm ऑफ प्रेशर में, तो प्रेशर को पहले ना, प्रेशर को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए। सर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 760 से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में। ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा, ATM में। तो सर ये हो गया, ये कितना हो गया, 723/760। चलो वॉल्यूम को अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 780 ml दिया हुआ है, तो 780 ml को अपने पास लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आर की वैल्यू कितनी है, तो 1/12 ले लो। टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर 450 है, तो 450 टेम्परेचर कितना हो गया, 450 प्लस 273। टेम्परेचर देखोगे 450 प्लस 273 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ये 723 केल्विन आ गया। तो सर ये 723 केल्विन आ गया, ये 0.78 लीटर्स आ गया। सॉल्व करूंगा मोलर मास आएगा, सॉल्व करूंगा मोलर मास आएगा। मोलर मास देखो, कैलकुलेशन देखो कितना आसान है, 723 से 723 कैंसिल आउट हो गया, 723 से 723 कैंसिल आउट हो गया। सर क्या हो गया, 3.2 इंटू 760 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा और 0.780 हो जाएगा। सर ये डेसिमल हटाना चाहूँ तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और इस डेसिमल को हटाना चाहूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये देखो ये कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। उसी के आसपास कितना आंसर, अब राउंड ऑफ करना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का मैं मूड में हूँ नहीं, ठीक है ना। तो सर 32 इंटू 100/12, और ये कितना हो गया, 76/78। 76/78 को अगर अप्रॉक्सीमेटली 0.9 ले सकते हैं, 0.9 हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये कितना आसपास जाएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग को अगर 100 से कितना आ रहा है, 12 से करेंगे 24, 8 हुआ, और 2.8 है ना, तो कितना आ जाएगा, 2.12670, 2.6 मतलब 260 के आसपास। एक काम करो, इसमें से देखो किसका मोलर मास 260 के आसपास है। सर इसका मोलर मास देखोगे 64 आएगा, इसका कितना आएगा, 32 आएगा, इसका कितना आएगा सर 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 32 इंटू 4 करेंगे सर 8 और 128, और उसका मास देखोगे 32 इंटू 8 करोगे, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 256। तो ये आंसर किसके आसपास आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना। देखो तुम्हें क्या करा, मैंने राउंड ऑफ करना शुरू कराया। मैंने बोला कि मैं कैलकुलेशन ज़्यादा बिलीव ही नहीं करता हूँ। मुझे किसने बोला नहीं सर आप पूरा करके, भाई क्यों करो पूरा,
जो ऑप्शन में दिख रहा है मुझे कि हाँ ऑप्शन में एक दूसरे में गैप बहुत है, तो एक बात बताओ 76/78 को आसपास 1 के आसपास ले लूँ। ये 32 12 इंटू 32 करूँगा तो 2.6, 2.6 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 260 के आसपास आएगा। मैं सब कुछ राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो मैं उसके आसपास का आंसर निकालता हूँ। कभी भी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अचूक वरदान है ये कि आप सर राउंड ऑफ सीख रहे हो, तो राउंड ऑफ अगर आपको आ गया, आप कोई कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा। किसी को लगता है तो आप अलग से पूरा लंबा कैलकुलेशन करना चाहते हो, पूरा लंबा कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगला क्वेश्चन एक काम करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन पे अगला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन शायद हमने डेंसिटी जब डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट में तब भी किया हुआ है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाइए, डेंसिटी वाला क्वेश्चन कि सर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है किसी दो गैसेस का। जो लोग वीडियो पॉज करके करना चाहते हैं भाई साहब वीडियो पॉज करके करके देखिए। डेंसिटी ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाई, मोलर मास ऑफ वाई इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ एक्स, ये गिवन है। चलिए शुरू कीजिए। प्रेशर अपने पास, प्रेशर ऑफ एक्स, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीएम अपॉन आर टी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीएम अपॉन आर टी। तो सर अगर एक बात बताओ, टेम्परेचर सेम है तो सर पी एक्स एम एक्स डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पी वाई इंटू एम वाई अपॉन क्या हो गया आर टी। आर टी से आर टी कैंसल आउट हो गया। प्रेशर ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ वाई निकालना है एंड दैट विल बी 3 टाइम्स एम वाई अपॉन क्या हो जाएगा एम एक्स हो जाएगा। व्हाट इज एम वाई बाई एम एक्स, एम वाई बाई एम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकालना क्या है एक्स इज टू वाई ना, तो प्रेशर ऑफ एक्स अपॉन हाँ 3 टाइम्स दैट ऑफ वाई, तो हाँ तो प्रेशर ऑफ एक्स तो ये कितना हो गया एम वाई बाई एम एक्स कितना हो रहा है सर, ये 3 इंटू 2 एंड दैट विल बी 6 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, प्रेशर का रेशियो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर x इज टू वाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, x इज टू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज व्हाट आइडियल गैस इक्वेशन। जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आइडियल गैस इक्वेशन ऐसे ऐसे यूज करनी है। डेंसिटी दिया है कुछ नहीं, डेंसिटी पी एम अपॉन आर टी ऑलरेडी हमने लास्ट उसमें किया हुआ है। चल भाई अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, अगला क्वेश्चन कौन कौन करेगा। ये क्वेश्चन मैं सबसे फेवरेट बोल रहा था। ये क्वेश्चन ना पिक्चर बना के भी दी जाती है कभी कभी। दो लोग हैं, दो क्लोज्ड वेसल हैं, इक्वल वॉल्यूम है, एयर कंटेन करते हैं, प्रेशर P1 एंड टेम्परेचर T1 पे, ईच कनेक्टिंग थ्रू अ नैरो ट्यूब। पढ़ लो आराम से। इस तरह क्वेश्चन है ना जब भी जिंदगी में आ जाए, अभी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगली क्लास में एक दो और करा दूंगा, लेकिन जिंदगी में याद रखना है जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि ये ऐसे वैसे वेसल ये बना के दिया है, ऐसे ऑप्शन दिया है, देख के आदमी ऐसे ही डर जाता है, कह रहे भाई साहब ये तो और खतरनाक ऑप्शन है, कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन से डरना ही छोड़ देना। क्यों, कि मैं तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। तुम क्या बोल रहे हो कि सर दोनों का ना इक्वल वॉल्यूम है, मैं पिक्चर बना के भी दिखा देता हूँ। जब भी ऐसे तुम्हें एक बात बताऊं, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन आती है, मैं यूनिट डायमेंशन लगा के ना इसका इसका वो कैंसिल आउट कर दूंगा, इसका दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। क्या निकालना है तुम्हें, प्रेशर निकालना है। एक बात बताओ प्रेशर का यूनिट क्या होगा, ये देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैंसिल आउट, यूनिट यूनिट, नीचे क्या आ गया 1 बाई प्रेशर आ गया ना, 1 बाई प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऑप्शन देखना अपने पास टेम्परेचर, टेम्परेचर डिवाइड ऊपर प्रेशर, तो ये भी क्या आएगा प्रेशर डिवाइड बाई टेम्परेचर आएगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर। तो यूनिट एंड डायमेंशन लगाओगे तो अपने पास ये दो ऑप्शन एग्जाम हॉल में एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ये तो होने ही नहीं है। अब देखते हैं अब काम की चीज़, ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि आपको वही करना है। जैसे मैं एग्जाम हॉल में अपनी बात बताता हूँ, मैं किसी एग्जाम हॉल में बैठा, मतलब जेई एडवांस में बैठा हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ कि नहीं आ रहा क्वेश्चन, लेकिन ये पता था कि यार ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, निकाल दो भाई आंसर आ जाएगा अपने पास, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, जब 3 ऑप्शन निकाल दिए तुमने एक एक करके, जैसे मैंने यहाँ 2 ऑप्शन निकाल दिए, 2 ऑप्शन निकाल दिए, हो गया काम। जैसे मैंने ये बताता हूँ, इसमें क्या है, दोनों का प्रेशर P1 है, इसका टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V है, इसका भी प्रेशर P1 है, T1 है, वॉल्यूम V है। इनिशियल कंडीशन यही है। अच्छा बाद में क्या हो रहा है, ये इनिशियल है। अब देखो इसका पिक्चर बना के भी एग्जाम में देना, तो डरना नहीं है कि भाई सब क्या दे दिया, कैसे दे दिया सर, ये कैसे हो गया। अबे ये सब कहानी है, बस डराया जाता है जो बच्चा मतलब ऐसे थोड़ा सा उसमें चला जाए। ये इसका प्रेशर नहीं, इसका प्रेशर
इसका प्रेशर P है, इसका टेम्परेचर T रखा गया है, प्रेशर T2 है और वॉल्यूम अभी भी VV है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इन्होंने बोला कि पहली कंडीशन ये दी है, टेम्परेचर एक वेसल का मेंटेन T1 पे रखा गया, दूसरे का क्या किया गया, T2 कर दिया गया। अब अगर दूसरे का टेम्परेचर चेंज किया गया, फाइनली देखो अपने पास फाइनल कंडीशन ये है, इनिशियल कंडीशन ये है, फाइनल कंडीशन ये है। अब एक बात बताओ, क्या सर कैसे निकालेंगे ये प्रेशर की वैल्यू, कैसे आएगी ये प्रेशर की वैल्यू, कैसे निकालूंगा मैं, फाइनल प्रेशर क्या आएगा, कैसे निकालूंगा? तो सर सिंपल सा, अभी आपको क्या बोला, कहीं गैस लीकेज हो रही है क्या, नहीं हो रही ना। एक काम करो, इनिशियल मोल्स निकालो। इनिशियल मोल्स कितने होंगे सर, इनिशियल मोल्स कितने होंगे सर, आपको ही पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते था सर, प्रेशर P1 V अपॉन T1, इसके अंदर कितना है इतना RT1, इसके अंदर कितना हो गया P1 V1 RT1, यही होगा ना। इनिशियल मोल्स इसके अंदर इतने, इसके अंदर कितने होंगे इतने, यही होंगे। इसको सही से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 2P1V अपॉन RT1 आ जाएगा। इनिशियल मोल्स कितने आ गए 2P1V RT1, देख लो इनिशियल मोल्स वही थे। सर हीटिंग करने पे टेम्परेचर किसी का ज़्यादा होगा तो उससे देखते क्या होगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो लीक नहीं हो रहा ना, इसका मतलब फाइनल मोल्स बताना। इसके अंदर फाइनली मोल्स कितने होंगे, एन फाइनल अगर निकालना चाहता हो, एन फाइनल कितना होगा पी, इसका क्या होगा PV अपॉन RT1 प्लस इसका क्या होगा PV अपॉन RT2 होगा, यही होगा पक्का। इस वाले का PV अपॉन RT1 और इसका क्या हो जाएगा PV अपॉन RT2। अब एक काम करो, तुम्हें बताया गया है कि इनिशियल और फाइनल क्या करना है, इक्वल करना है। जब भी जिंदगी में कुछ भूल जाओ तो दो लोगों के बीच में हमेशा ये रिलेशन लगा दो। सर अभी देखो क्या है, इनिशियल कितना था 2P1V RT1 था, यही था ना अपने पास 2P1V RT1 था। ये कितना हो गया PV RT1 प्लस PV अपॉन RT2, यही है। एक काम करो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट कर दे सबका, R से R कैंसिल आउट कर दे सबका। सर हो क्या गया, बच क्या गया 2P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P बाई T1 प्लस P बाई T2। अब सर यहाँ से कॉमन निकाल के काम करते रहो, कैसे? तो सर कुछ नहीं, एक काम करो, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, या फिर इसको लिख सकता हूँ सर इसकी वैल्यू T1 T2, इसकी वैल्यू T2 प्लस T1 लिख सकता हूँ। बस हो गया, अब यहाँ से शुरू हो जाओ। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू ये 2P1 अपॉन T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी P टाइम्स T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T1 और T2। ये सर T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज P, 2P1 T2 अपॉन T2 प्लस T1। सर ये इतना लंबा चौड़ा आप ऐसे तो आएगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अपने को पता होना चाहिए। मुझे बस एग्जाम हॉल में एक बेसिक सा लॉजिक लगा के रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्या आंसर आ जाएगा 2P1 T2 ना, तो 2P1 T2 कौन सा है 2P1 T2, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेरे लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और उसमें सिंपल एक चीज नोटिस कर लो कि सर लॉजिकल एक चीज नोटिस कर लेना कि भाई मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास अगर मुझे किसने बोल दिया कि सर, अगर मुझे किसने बोल दिया कि भाई साहब अगर प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस किए जा रहे हैं, मतलब क्या है अपने पास सर, इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉर्मली कंडीशन को क्या बोल देंगे कि सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर दो, इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? इस तरह की चीज़ें देख लो, मैं कर सकता हूँ, पक्का डेफिनेट है। अच्छा, किसने बोला कि सर एक काम करते हैं, अब आइडियल गैस इक्वेशन बहुत सारी हो गई, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा जो हमारा छूटा हुआ पोर्शन है जो सिलेबस के लिए मतलब संडे के लिए पढ़ना है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे मुझसे किसने कुछ चीज़ें बोली कि सर एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा PPM और PPB दिखाना है। एक बात बताना, PPM और PPB, PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आज मैं सबका ना मुंह भंग कर दूंगा अपने पास। और एक होता है PPB, PPB मतलब कि सर पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी बिलियन, बिलियन। पहली बात देखो, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ नहीं पता इसलिए शायद डर लगता होगा। 1 बिलियन इज 10 की पावर 6, 1 बिलियन इज 10 की पावर 9।
ये सब पता है कब यूज होते हैं, जब बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर छोटे छोटे चीजें होती हैं। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर करने जाते हो, वहां पे क्या होता है, बहुत बड़ा टैंक के अंदर, पानी के इतने बड़े टैंक के अंदर थोड़े थोड़े अमाउंट ऑफ मतलब फ्लोरीन मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, तो वहां पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं। पीपीएम और पीपीबी ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूशन में यूज होता है, बट बहुत ही ज्यादा हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी, इन सब के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। पीपीएम होता क्या है सर, एक सिंपल सी बात बताना, कभी भी जिंदगी में आए ना तुम डरो मत, तुम्हें दो तीन चीजें मैंने बताई हैं। मास फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास, फ्रैक्शन ऐसे निकालते थे ना। मास परसेंटेज कैसे निकालते थे, अपना मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। क्यों किया था 100, बिकॉज परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना था। सिमिलरली अगर आपको पीपीएम बोला जाए तो आपको कुछ भी नया नहीं करना। अगर किसी का पीपीएम निकालना है, पीपीएम निकालने के अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई मास के टर्म्स में निकाल सकता है, कोई किसी के टर्म्स में निकाल सकता है। मास ऑफ ए ले लीजिए, डिवाइड बाय टोटल मास कर दीजिए, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 की पावर 6 से। दिस इज व्हाट पीपीएम ऑफ ए। सर कुछ ने बोला वॉल्यूम के टर्म्स में निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू, अगर मैं ऐसे निकालना चाहता हूं, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई भी दिक्कत नहीं, आप 10 की पावर 6 कर लीजिए। आपको याद आएगा ये मास फ्रैक्शन था, ये क्या था, वॉल्यूम फ्रैक्शन था। अगर ये 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपको परसेंटेज आ जाता। अगर आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते, आपको परसेंटेज आ जाता। सिमिलरली पीपीबी अगर पूछा जाए किसी का निकालने का, पीपीबी अगर किसी का बोला जाए तो आपको कुछ नहीं, सर मास ऑफ ए लेना है। सर अब तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई होगी क्या करना है, मास ऑफ ए लेना है, टोटल मास लेना है, इनटू 10 की पावर क्या करना है, 9 ले लेना है, हो गया। किसने बोला नहीं सर वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ ए लीजिए, डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ले लीजिए, इंटू 10 की पावर 9 ले लीजिए, हो गया सर, वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया। तो पीपीएम और पीपीबी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बस ये बिलियन के टर्म्स में, मतलब एक जैसे मैं अब याद करूं, मैं बोल रहा था मेरे 30% मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैं ऐसे वर्ड यूज करता हूं मेरे 30% मार्क्स आते हैं, तो तुम क्या सोचते हो कि सर 100 में आपके 30 हैं। मैंने तो नहीं बोला मेरा एग्जाम 100 मार्क्स का था, 500 मार्क्स का था, 720 मार्क्स का था, मैंने नहीं बोला ना। लेकिन मैंने जैसे ही बोला मेरे 30% मार्क्स आते हैं, तुमने खुद से इमेजिन कर लिया कि सर के 100 मार्क्स के एग्जाम में 30 आते होंगे, यही होगा ना। यही सेम चीज अगर पीपीएम वर्ड यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब कि सर 10 की पावर 6 के अंदर आपके अंदर 40-50 जो भी वर्ड लिखा होगा, 50 पीपीएम है, 40 पीपीएम है, इसका मतलब आप 10 की पावर 6 में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 40, 30, 20 जो भी लिखा होगा वो कंट्रीब्यूशन होगा। कहीं पीपीबी लिखा है वहां पे किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 10 की पावर 9 के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, 10 की पावर 9 के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें ना आपको सीख लेनी है, 10 की पावर 9 के रिस्पेक्ट में देखनी है। मैं इवन एक कंक्लूजन में ये भी दिखा देता हूं तुम्हें। अगर मुझसे किसी ने बोला देखो याद करो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास, अब सर इससे देखो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मास फ्रैक्शन बोलते थे ना, मास फ्रैक्शन ऑफ ए बोलते थे। सर इसको ना अब देखो अगर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आ जाएगा। अगर आपने इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और पीपीएम ऑफ ए आ जाएगा, और इसी को आपने 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, पीपीबी ऑफ ए आ जाएगा। सेम चीज को बस 100 के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे परसेंटेज आएगी, 10 के पावर 6 के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे 10 की पावर 6 के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे पीपीएम आएगा, और 10 की पावर 9 के रेस्पेक्ट में मेजर करोगे पीपीबी आ जाएगा पक्का। तो पार्ट्स पर मिलियन निकालने का तरीका ये होता है। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर एसिड और बेस को मिक्स करते, ठीक है ना, तो एसिड और बेस को मिक्सिंग करने के लिए हमने ऐसे भी कंडीशन करी थी, हमने मोलारिटी ऑफ मिक्सचर में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर क्या होता है, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। ये किसके लिए फॉर्मूला यूज किया था, जब सेम टाइप के लोग होंगे, तो सेम टाइप ऑफ एसिड्स होगा या फिर बेस होगा। लेकिन अगर एसिड प्लस बेस दे दिया गया, एसिड प्लस बेस दे दिया गया, अगर ऐसा मिक्सचर देना शुरू किया गया, ऐसे में सॉल्यूशन में फिर से बताऊंगा इसको कि एसिड और बेस का मिक्सचर सॉरी, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर दे दिया गया, तो वहां पे
मोलारिटी ऑफ मिक्सचर निकालना है तो आपको सिंपल सा मोलारिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस मोलारिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब एसिड ज्यादा होगा, मॉड लगा दिया मैंने इसलिए शुरुआत में, एसिड ज्यादा होगा तो रिमेनिंग मिक्सचर किसका बनेगा, एसिडिक बनेगा। अगर बेस ज्यादा होगा तो रिमेनिंग मिक्सचर किसका बनेगा, बेसिक बनेगा। तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जो है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जो है आप वहां से भी निकाल सकते थे पक्का। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो लास्ट मतलब ठीक है पहले चैप्टर में छूटी है, ऐसे ये बहुत ही ज्यादा अच्छे ढंग से आएगी फिर से सॉल्यूशन चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद हम सॉल्यूशन ही करने वाले हैं, तो वहां पे बहुत ही अच्छे ढंग से आने वाली है। आज के लिए बस ये जान जाइए, आज मैंने आपको दो तीन चीजें करा दी हैं, आज मैंने दो तीन चीज़ें करा दी हैं क्योंकि तबीयत देख के लग नहीं रहा, ठीक है ना, कि भाई ज़्यादा ज़्यादा लंबा खींच पाऊंगा मैं जितना सोच के आया था। बट चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस बस करते जा रहे हैं, और मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके आपकी मैनेज कर दूंगा। जो भी ये टाइम जा रहा है मैं सब कुछ मैनेज करके आपको बस थोड़ा सा, बस जैसे ही सही होता है सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना, डोंट वरी। मैं बस ये बोल रहा था कि आपको चार्ल्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ और बॉयल्स लॉ का एक तो आपको लिस्ट बनानी है। आज मैंने बनाया है, वो तीनों लाइंस बना के अच्छे से बनाइए। एवोगाड्रोस लॉ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस, नीट 2022 का क्वेश्चन आप फिर से अगर लगता है, एक तो कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने बताया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं बताया भाई एक बार और ट्राई करो, एक बार दो बार ट्राई करो, क्योंकि ये मतलब जिद होनी चाहिए अपने को आगे बढ़ने का ना, एक जिद होना चाहिए। वो जिद अपने को अगर मिस हो गया ना तो सर वो फिर दिक्कत कर देगा अपने लिए पक्का। तो चलो सब लोग आराम से पढ़ाई करो, सब लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एंजॉय करो।